Hello everyone, welcome to Live Smith offered by Chanakya Classes. Dear students, आज हम लोग फेडरलिज्म का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। हमने इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, तीसरा जो कि लास्ट लेक्चर होगा, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है, इसके बारे में इसमें हम डिटेल्स में जानते हैं। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? फेडरलिज्म के अंतर्गत डिसेंट्रलाइजेशन हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसको आज हम समझ रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर शेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट। हमने पहले पढ़ा है कि हमारे देश में एक सरकार केंद्र के लेवल पे होती है, जहां पर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है, और जो यूनियन लिस्ट में हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को वो देखती है। स्टेट लेवल पर दूसरी सरकार होती है जो राज्य से संबंधित मामले को देखती है। लेकिन एक तीसरे लेवल की भी सरकार होती है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उससे भी लो लेवल में जाएं तो वार्ड लेवल तक इनकी संरचना होती है, ये काम करते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के और लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी यह हमारे देश का 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, तीसरे लेवल की सरकार है। आखिर क्या आइडिया है इसके पीछे? तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, जिसको बेहतर ढंग से लोकल लेवल पर सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, लोकल लेवल के जो लोग होते हैं वो लोकल समस्याओं को बेहतर समझते हैं। अगर दूर के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दूर के मंत्री लोग होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि लोकल लोगों की समस्याएं क्या हैं। लेकिन जो व्यक्ति लोकल होता है वो उन समस्याओं से जूझ रहा होता है। इस कंडीशन में वह परेशानी उसकी भी होती है, इसलिए वो बेहतर ढंग से समझ सकता है और उसका समाधान करने का प्रयास कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि इससे हमारी समस्याएं बेहतर ढंग से सॉल्व होती हैं। प्रश्न उठता है कि व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन? आखिर डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता क्यों है? हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट है, फिर व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन? क्यों 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट? तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। अगर हम देखें तो यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो हमारे देश के राज्यों से भी छोटे हैं। राज्यों से ये छोटे हैं, कई ऐसे देश हैं जो राज्यों से छोटे हैं। तो उन राज्यों में अगर फेडरल स्ट्रक्चर हो सकता है, तो फिर हमारे राज्यों के अंतर्गत नए लेवल की सरकार क्यों नहीं? देखिए, देश जब बड़ा हो, राज्य जब बहुत बड़ा हो, तो एक सरकार से सारे मैटर अच्छे ढंग से सॉल्व नहीं होते हैं। यूं कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे यूनिट में बांट करके उसे रूल करना ये बेहतर होता है। इस प्रकार के प्रशासनिक कार्य जो होती हैं वो बेहतर ढंग से होते हैं, लोगों की समस्याएं बेहतर सॉल्व होती हैं। तो चूंकि हमारे जो राज्य हैं वो कई देशों से बड़े हैं, इसलिए यहाँ नेक्स्ट लेवल के गवर्नमेंट की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो आइए देखते हैं वो कौन से राज्य हैं जो बड़े हैं। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मामले में हम देखें तो उत्तर प्रदेश रसिया से बड़ा है, यानी उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो रसिया से ज्यादा है, लगभग 1.25 गुना 1.5 गुना बड़ा है। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र इज बिगर देन जर्मनी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। महाराष्ट्र की आबादी जर्मनी से बड़ा है।
तो कई ऐसे स्टेट इस तरह से हैं जो बड़े हैं, इसलिए जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की। एक सेंटेंस में कहें तो हमारे स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें नेक्स्ट लेवल की गवर्नमेंट की आवश्यकता है। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। हमारे ये जितने राज्य हैं, इन राज्यों में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग प्रकार के समुदाय के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के इश्यूज हैं, तो उन्हें सॉल्व करना भी हमारी नीड बनती है। सो हमें थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट रखना चाहिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अभी वर्तमान में यह जो थर्ड टियर की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन कर रही है, इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर रही है, काम तो कर रही है लेकिन इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर रही। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आज़ाद है, वैसे ये आज़ाद नहीं है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को अभी भी स्टेट गवर्नमेंट पर रिसोर्स के लिए, पावर के लिए, फंड के लिए डिपेंड करना पड़ रहा है। लेकिन कोई इश्यू नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट भी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में, एक इंडिपेंडेंट सरकार के रूप में काम करे। तो यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट। या वही बात तो कही गई है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, स्टेट गवर्नमेंट से लोअर लेवल में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत है, एंड इट इज रैशनल, ये उचित है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं उन पर बोझ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा प्रेशर है। तो इट रिजल्टेड इन द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। देखिए तीसरे लेवल की जो सरकार है, इस सरकार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसे आप कह सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए डेमोक्रेसी में मालिक कौन होता है? तो जनता होती है, पब्लिक, पीपल आर द रियल ओनर्स इन डेमोक्रेसी। लेकिन अगर हम देखें सही मायने में, तो देश के मैटर में या राज्यों के मैटर में हमें डिसीजन लेने का अधिकार बहुत कम ही मिल पाता है। मेनली आजकल तो हमारे जो ये अधिकार हैं वो सीमित हो चुके हैं वोटिंग राइट तक, बस वोट दिए हो गया आपका अधिकार। जो डिसीजन मेकिंग राइट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके, ये संभव तो लोकल गवर्नमेंट में ही है, इसलिए इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहना भी बेहतर होगा। पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज आर सेट अप इन ऑल स्टेट्स। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? हर राज्य में, भारत के जितने राज्य हैं, हर राज्यों में शहरी क्षेत्रों में म्यूनिसिपैलिटीज का गठन किया गया है, म्यूनिसिपैलिटी, और देहात क्षेत्रों में विलेज पंचायत, गांव में पंचायत, इसकी वजह से इसे पंचायती राज सिस्टम भी कहा जाता है। तो देहात क्षेत्रों में इसे पंचायती राज कहेंगे, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी, पहले से ये सेटअप है। पर दीज वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले लोकल गवर्नमेंट का ये जो कंसेप्ट था ये पहले से है, आपको 1959 से ये चलता हुआ आ रहा है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। लेकिन उस समय में और आज में क्या अंतर है? तो पहले जो ये लोकल गवर्नमेंट था ये किसके कंट्रोल में था? तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, बहुत अच्छा रेगुलेट नहीं होता था, ये एक तरह से एग्जिस्टेंस में था लेकिन परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा नहीं था। फिर क्या होता है? इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। दूसरी कमी क्या थी? रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था। आज इलेक्शन हुआ, फिर कई वर्षों तक इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये कमी थी, इलेक्शन रेगुलर नहीं हुआ करता था। डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास ना अपना पावर हुआ करता था और ना ही अपना कोई संसाधन। फुल्ली डिपेंडेंसी किस पर थी? स्टेट गवर्नमेंट पर थी। फिर क्या होता है? दस देयर वॉज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन। सही मायने में कहा जाए तो पहले
डिसेंट्रलाइजेशन तो था लेकिन बहुत कम था, सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत कम था और ज़्यादा इसको होना चाहिए था, इसके लिए बाद में प्रयास किया गया है। सबसे बड़ा जो प्रयास डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में किया गया है वो किया गया है 1992 में। 1992 में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके किया गया है। क्या किया गया, तो मेजर स्टेप्स 1992 में लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये मैंडेटरी कर दिया गया कि रेगुलर इलेक्शन होगा और आज के डेट में हर 5 साल पर, 5 ईयर्स पे, हर 5 साल के इंटरवल पर अब इलेक्शन रेगुलरली हो रहा है। 1992 के बाद से कंटिन्यूअस रेगुलरली इलेक्शन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, ये होना चाहिए। और क्या किया गया, सीट रिजर्वेशन किया गया। किसके लिए रिजर्व किया गया, तो सीट्स रिजर्व किए गए थे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। जो हमारे देश में रिजर्व क्लास के लोग हैं, जो एक तरह से मार्जिनलाइज हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों का डिसीजन मेकिंग राइट्स में भागीदारी देने के लिए एक तरह से यहाँ पर सीट रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया। तो ये बहुत अच्छा स्टेप्स है ऐसे लोगों को भी मौका देने का जो प्रायः समाज से कटे हुए रहे हैं, समाज के डेवलपमेंट का लाभ नहीं उठा पाए हैं, खास करके पॉलिटिक्स में उनकी भागीदारी बहुत कम रही है। तो पहला स्टेप रेगुलर इलेक्शन हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या हो गया, सीट रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड OBC। शेड्यूल कास्ट को हम क्या कहेंगे, SC कहेंगे। ठीक वैसे ही शेड्यूल ट्राइब क्या कहलाएंगे, ST कहलाएंगे। और अदर बैकवर्ड क्लास को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो OBC, यानी SC, ST, OBC को यहाँ पर आरक्षण दिए गए हैं, रिजर्वेशन दिया गया है। एटलीस्ट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। यस, महिलाओं के लिए सेल्फ लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। यहाँ पर पहली बार महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। 1/3 सीट यहाँ महिलाओं के लिए रिजर्व है और आज हम कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं लोकल बॉडीज में इलेक्ट हुई हैं, हो रही हैं। इनकी संख्या विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। An independent institution called स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप जानते हैं कि भारत में चुनाव कराने का जो एक राइट होता है वो एक विशेष संस्था को दी गई है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, और वह संस्था क्या है, तो वह है संस्था है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनरल इलेक्शन कराता है, स्टेट इलेक्शन कराता है। लोकल गवर्नमेंट के चुनाव को कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। इलेक्शन कमीशन का ही ये नेक्स्ट लेवल है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को लाया गया ताकि रेगुलरली इलेक्शन सही ढंग से हो सके। इसके तहत पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन कराए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट में द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू। इस प्रोविजन में 1992 में यह कहा गया कि राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा पावर और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मतलब फंड, पैसा, ये देना चाहिए किसको, लोकल गवर्नमेंट को, ताकि वो बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। अब फंड ही नहीं रहेगा तो बिना फंड के आखिर हमारे लोकल गवर्नमेंट की जो सरकार है वो कैसे काम करेगी। जब तक फंड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक तो इंडिपेंडेंट होना असंभव ही है। इस तरह से द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पावर शेयरिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है हो सकता है हर राज्यों में अलग अलग होगा, वेरी करेगा, क्योंकि राज्यों को पावर शेयर करने हैं अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में ये लेवल बिल्कुल सेम ही रहेगा, हो सकता है थोड़ा कम थोड़ा अधिक हो, कहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो कहीं पे कम डेवलपमेंट हो, ये संभव है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो 1992 में लिए गए टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय गवर्नमेंट इन 1992 टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। नाउ अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट में जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे बॉटम लेवल में, सबसे नीचे जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है, जो विलेज लेवल में होता है। ग्राम पंचायत इस लेवल में होता है ये, तो विलेज लेवल में ग्राम पंचायत होता है। इसके बाद इसके ऊपर पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति का जो लेवल है वो ब्लॉक लेवल होता है, यानी कई गांवों को मिला करके, कई पंचायत को मिला करके ब्लॉक या मंडल जिसको हम कहते हैं वो बनता है। तो ब्लॉक को मंडल भी कहा जाता है। तो वहां पर जिस व्यक्ति का चुनाव होता है वो कहलाता है पंचायत समिति, यानी लोकल में ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जो लेवल होता है वो होता है जिला परिषद का। और जिला परिषद का जो लेवल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जिला परिषद। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि लोकल गवर्नमेंट का हाईएस्ट लेवल, टॉपेस्ट लेवल क्या होता है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट। जिला का जो स्तर है वो हाईएस्ट होता है, और लोवेस्ट जो है ना वो वार्ड लेवल में होता है। यानी सबसे लो लेवल अगर हम देखें लोकल गवर्नमेंट का, तो हर पंचायत को वार्ड में डिवाइड किया गया होता है, और वार्ड से जो लोग जीत करके आते हैं उन्हें वार्ड मेंबर या पंच भी कहा जाता है। इस तरह से रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज के नाम से जानते हैं। Each village or a group of village in some state has ग्राम पंचायत। तो देखिए हर स्टेट में जहां भी लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत देहात क्षेत्रों के लिए होता है, रूरल एरियाज के लिए होता है। तो ग्राम पंचायत होगा। नाउ दिस इज अ काउंसिल। ग्राम पंचायत क्या है? तो काउंसिल ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स कॉल्ड पंच। इस काउंसिल में कौन कौन होंगे? इस तरीके से हमारे देश की सरकार में पार्लियामेंट होती है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे एमपीज होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, तो उनका अपना एक संगठन है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक वैसे ही लोकल गवर्नमेंट में हर वार्ड से एक एक व्यक्ति जो चुन करके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वार्ड होते हैं एक पंचायत में, तो हर पंचायत से एक एक व्यक्ति चुनाव जीत करके जाता है, और इन लोगों को पंच कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पंच। और इन सबका जो एक हेड बैग होता है, जो उसका मेन अधिकारी होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, तो उसे आप प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं या सरपंच कहा जाता है। यानी पंच के ऊपर का जो अधिकारी है वो सरपंच कहलाता है। सरपंच को लोग डायरेक्ट वोट दे करके चुनाव में सिलेक्ट करते हैं। पंच को भी डायरेक्ट वोट के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। इस तरह से पंच और सरपंच का यहाँ पर एक काउंसिल बनता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट्स। कौन लोग चुनने वाले होते हैं? तो जो वोटिंग का जनरल पैटर्न है, मतलब जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं वे वोट करके इनका चुनाव करते हैं। हाँ, वार्ड मेंबर का चुनाव कौन करेंगे? तो उस वार्ड में रहने वाले जो वोटर्स हैं वो करेंगे, लेकिन सरपंच का चुनाव पूरे पंचायत के लोग किया करते हैं। तो इस तरीके से इनका अपना अपना ज्यूरिस्डिक्शन है। अब ग्राम पंचायत, आप देख रहे हैं यहाँ ग्राम पंचायत की बैठक हुई है इस तस्वीर में। ग्राम पंचायत की बैठक एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस होनी चाहिए। यानी ग्राम पंचायत क्या है? तो इसमें ग्राम पंचायत में जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं वो तो होते हैं, इसके अलावा इस ग्राम पंचायत में उस एरिया के सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए, और यहाँ के बजट को लेकर के कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, कौन से काम कहाँ करने हैं, इसको डिसाइड करने के लिए आप बैठ करके फैसले लीजिए। आप बताइए कि कौन सा काम पहले होगा, कहाँ पर सड़क बनानी है, कहाँ पर पुल बनाने हैं, कहाँ पर कौन सी व्यवस्था देनी है। लोग आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करके तब फाइनल फैसला होता है और उसके अनुसार कार्य होता है। तो पंचायती राज में ग्राम पंचायत की बैठक साल में कम से कम कितना होना चाहिए? तो ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 बार जरूर होना चाहिए। अब इससे अधिक तो होना संभव भी नहीं है, हमेशा ग्राम पंचायत की बैठक ही होगी तो फिर काम कब होगा, लेकिन 2 से 3 बार तो ये
होना ही चाहिए, ये रूल में है। तो ग्राम पंचायत ही अप्रूव करती है एनुअल बजट को, यानी इस साल ग्राम पंचायत में कौन कौन से काम होने वाले हैं, कौन से काम करने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये लोग डिसाइड करते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर्स डिसाइड करते हैं, वहां के उस पंचायत के सारे लोग इनके मेंबर्स होते हैं। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, हाँ, इसके पहले के सालों में ग्राम पंचायत ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, कैसा कार्य किया है, की भी चर्चा यहाँ होती है। लोग उसे भी इवैल्यूएट करते हैं, रिव्यू करते हैं, भाई काम अच्छा हुआ या नहीं अच्छा हुआ, जो गलती पहले हुई उसको सुधारा जाए। तो इस तरह से हर पंचायत में साल में 2 बार या 3 बार बैठक होती है ग्राम सभा की, जहाँ पर लोकल इश्यू को डिस्कस किया जाता है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ पर कौन सा कार्य किया जाएगा। The local government structure goes right up to district level. लोकल गवर्नमेंट का जो सबसे ऊपर का लेवल होता है वो कहाँ तक जाता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो टॉप लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहाँ तक है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। A few gram panchayats are grouped together to form what is called पंचायत समिति। अब देखिए, ग्राम पंचायत तो बहुत सारे हो जाएंगे, अलग अलग पंचायत में एक एक ग्राम पंचायत। उसके बाद कई ग्राम पंचायत के समूह को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। इसको आप ब्लॉक भी कह सकते हैं, आजकल राज्य में हर जगह ब्लॉक है। इसको मंडल भी कहा जाता है। तो ब्लॉक पहले से भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हुए आ रहे हैं। तो ब्लॉक लेवल पर जिस व्यक्ति का चुनाव करते हैं उन्हें कहा जाता है पंचायत समिति। पंचायत समिति अपने ब्लॉक के अंदर जितने भी पंचायत है उन सभी पंचायत के कार्यों को ये देखभाल करते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। कौन चुनाव करेंगे पंचायत समिति का? तो जिस तरीके से सरपंच का चुनाव होगा, जिस तरीके से वार्ड मेंबर का चुनाव होगा, ठीक वैसे ही पंचायत समिति का भी चुनाव डायरेक्ट लोग वोट दे करके करते हैं। ऑल पंचायत समितिज और मंडलास, यानी मंडल या पंचायत समिति के जो हेड हैं, ये सभी इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। अब देखिए, जिला परिषद क्या है? तो जितने मंडल हैं वे सभी लोग मिलकर के जिला परिषद का निर्माण करते हैं। जिला परिषद के लिए, जिला परिषद के ये सारे सदस्य होते हैं, यहाँ तक कि एमपी एमएलए भी उस एरिया के जिला परिषद के मेंबर होते हैं। तो सबसे हाई लेवल कौन सा हो गया इसमें? जिला परिषद। लोअर लेवल में वार्ड मेंबर, याद रखिए सबसे लो लेवल में वार्ड मेंबर। पंचायत के लेवल पर आपको सरपंच, उससे ऊपर जाए तो ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर कौन होगा? तो समिति, और उसके ऊपर लेवल में हम जाएंगे तो जिला परिषद। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएस। लोकसभा और एमएलएस दोनों ही जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जिनको हम कहते हैं एमपी, यानी एमपीज और एमएलए। एमपी और एमएलए ये दोनों ही मेंबर्स होते हैं जिला परिषद की, ये दोनों ही जिला परिषद के मेंबर हुआ करते हैं। सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। डिस्ट्रिक्ट लेवल में और भी जितने अधिकारी होते हैं उन सबको जिला परिषद का अधिकारी माना जाता है, मेंबर माना जाता है। जिला परिषद के हेड को, यानी जिला परिषद चेयरपर्सन इज पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड क्या कहलाएगा? चेयरपर्सन, या इसे चेयरमैन भी कहा जाता है। इसको चेयरमैन भी कहा जाता है। जनरली बोलचाल की भाषा में चेयरमैन कहते हैं, चेयरपर्सन कहते हैं। नाउ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर अर्बन एरियाज।
इसके पहले आपने पंचायती राज सिस्टम को समझा कि कैसे वो काम करता है। अब हम बात करते हैं कि शहरों में ये कैसे वर्क करता है। तो शहर का स्ट्रक्चर भी मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंट है आपको पंचायती राज से। कैसे डिफरेंस है तो देखिए, म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। जो शहर हैं, शहर में म्यूनिसिपैलिटीज का गठन होता है, नगर पालिका का गठन होता है। और जो बड़े बड़े सिटीज हैं वहां पर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इन बिग सिटीज देयर आर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। छोटे शहरों में क्या होगा? म्यूनिसिपैलिटीज। बड़े शहरों में क्या होगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये दोनों ही दे आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज। इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? जनता के द्वारा चुनी हुई जो संस्था है उससे ये कंट्रोल होते हैं। जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। नाउ म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इन द पॉलिटिकल हेड इन म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी का हेड कौन होगा? तो इसको कहेंगे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। जैसे आपको जिला परिषद में था कि वहां पर भी आपको जिला परिषद का चेयरपर्सन हुआ करता था, यहाँ कहेंगे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। ये पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का। वहीं अगर सिटी का है, सिटी का मैटर है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को हम क्या कहेंगे? मेयर कहेंगे। हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज मेयर। तो म्यूनिसिपैलिटी के कंडीशन में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होगा, और अगर सिटी है, बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में वहाँ जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा? तो मेयर कहलाएगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो फिर आप डाउट सेक्शन में जाइए, लाइसमिथ ऐप के डाउट सेक्शन में, और वहाँ पर क्वेश्चन डालिए और जल्द से जल्द आपको जवाब वहाँ मिलता है। नाउ लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। देखिए, हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का ये कंसेप्ट है, ये पूरे डेमोक्रेसी के इतिहास में लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा इलेक्शन कहीं पर नहीं होता है जो हमारे लोकल गवर्नमेंट में होता है। कुछ आंकड़े देखिए। द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट। चलिए, ये तो हो गया। देयर आर 46 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। सोचिए कितना बड़ा है। 36 लाख लोग जीत करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकल गवर्नमेंट। पंचायत चुनाव में 36 लाख लोग जीत करके जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसको एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड वीमेन रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तो और लाजवाब है। महिलाओं को जहाँ पॉलिटिक्स में, राजनीति में भागीदारी नहीं मिलती, वहीं पर लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट महिलाओं को 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन देता है। यानी 12 लाख महिलाएं इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में काम करती हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट का। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लोकल गवर्नमेंट को कहा जा सकता है। नाउ चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। क्या है समस्याएं? तो while elections are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभा are not held regularly। देखिए, रेगुलर चुनाव तो हो रहा है, लेकिन ग्राम सभा की जो बैठक होती है पंचायती राज के अंतर्गत, जो ग्राम सभा की बैठक है, जो साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, ये रेगुलर नहीं हो रहा। ये रेगुलर नहीं हो रहा है, ये ड्रॉबैक है, ये कमी है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, पहला चैलेंज भाई ग्राम सभा की बैठक रेगुलरली नहीं होती है। चुनाव होता है, बिल्कुल चुनाव में अब कोई दिक्कत नहीं है,
हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स एंड एडिक्वेट रिसोर्स। भाई आप पावर ही नहीं दोगे, आप संसाधन नहीं दोगे, रिसोर्स नहीं दोगे, तो ये गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? बहुत सारे राज्यों ने जितने पावर शेयर करने चाहिए थे नहीं किए हैं, लेकिन खैर आज नहीं किए हैं, आने वाले समय में करेंगे। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं हर फील्ड में, तो राजनीति में भी डेवलप कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोकल गवर्नमेंट भी एक इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में काम करेगी। दो इशू यहाँ पे हो गए। तीसरा, वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया पर काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो रियलाइजेशन है अभी वक्त लगेगा इसको पूरा होने में। तो अब तक आपने चैप्टर के सारे कंटेंट को समझ लिया है। कुछ मेन टर्म्स जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, उस टर्म्स का मीनिंग आपको समझा दे रहा हूं। एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और शब्दों को आप बेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आए हैं, जिसमें एक टर्म अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है और वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन वी टेक पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस पावर इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से पावर को ले करके और स्थानीय सरकारों को, लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देना, रिसोर्स दे देना, यही कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी में इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावर दे रही है लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट भी पावर दे रही है, मतलब इन दोनों से पावर को लेकर के और लोकल गवर्नमेंट को देना, यही है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म है ज्यूरिसडिक्शन। जब हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ रहे थे तो ये टॉपिक आया था ज्यूरिसडिक्शन। क्या है ज्यूरिसडिक्शन? तो द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, जिस एरिया में किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर काम करने का अधिकार मिला है उसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर जो अधिकार मिला है वो ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे अब बिहार के अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका ज्यूरिसडिक्शन बिहार में काम करने का है, यूपी में नहीं है, यानी वो यूपी के लिए आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, नियम नहीं बना सकते। अब यूपी गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन यूपी है, वो बिहार के लिए या महाराष्ट्र के लिए या किसी और राज्य के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकते, रूल नहीं बना सकते, तो इनका अपना क्षेत्र होता है। ठीक वैसे ही जो हमारे अधिकारी हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन बटा होता है। जैसे मान लीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, किसी प्रकार की कोई क्राइम होती है कंट्रोल करना, वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो वहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो जनरली डेवलपमेंट संबंधित कार्यों को देखते हैं। यानी जितने भी लोग होते हैं उनके कार्यों का बंटवारा हुआ रहता है। जिस क्षेत्र में वो काम करने के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेवार हैं वो उनका ज्यूरिसडिक्शन है। तो हर आदमी को अपने ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से काम करना चाहिए। नेक्स्ट है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का मतलब होता है बचा खुचा सब्जेक्ट। तो देखिए, इसको हम लोगों ने पढ़ा था डिवीजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में, जिसमें हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया है। हमने पढ़ा था यूनियन लिस्ट, इसके अंतर्गत हम लोगों ने यूनियन लिस्ट पढ़ा था, यूनियन लिस्ट। हमने पढ़ा था स्टेट लिस्ट, और फिर हमने पढ़ा था कंकरेंट लिस्ट। तो देखिए, जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में नहीं थे, उन सबको जो उस समय नहीं थे और आज हैं, उन सबको हम जुडिशियरी सब्जेक्ट्स रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के कैटेगरी में रखते हैं। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की जा रही थी उस समय ये ध्यान था हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों का कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है
जिसको न स्टेट को दिया गया है न सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसे सब्जेक्ट्स को रेसिडुअरी सब्जेक्ट में बांट दिया गया और इस पर कानून बनाने का काम यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया। किसको दिया गया? यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया ये कानून बनाने का अधिकार। नेक्स्ट है यूनिटरी सब्जेक्ट्स, यूनिटरी सिस्टम। क्या है यूनिटरी सिस्टम? तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक ही लेवल की सरकार होती है। अगर कोई स्टेट एक ही गवर्नमेंट से रूल होता हो, नेक्स्ट लेवल की गवर्नमेंट नहीं हो, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। कई राज्यों में या कई देशों में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है और उसके नेक्स्ट लेवल में भी सरकार होती है। जैसे एक सरकार तो पूरे देश के लिए हो गई और दूसरा प्रोविंस के लेवल पर यानी स्टेट के लेवल पर सरकार हो गई। लेकिन अगर प्रोविंस या राज्यों के लेवल की जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट है, तो फिर उसको भी हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट ही कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एक ही गवर्नमेंट अगर है किसी देश में, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि सेंट्रल अथॉरिटी पावरफुल होती है, यही पावर देती है जितने अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट होते हैं उनको, जब चाहें ये पावर वापस विड्रॉ कर सकते हैं। इंग्लैंड में यूनिटरी गवर्नमेंट चलता है, बेस्ट एग्जाम्पल है। फेडरलिज्म क्या है? चैप्टर का नाम ही है, आपने शुरू में ही पढ़ा है कि शेयरिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड फर्दर स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड फेडरलिज्म। भारत एक फेडरल कंट्री है, ये हम लोग तीनों लेक्चर में पढ़े हैं इस चीज को। नाउ यूनियन टेरिटरीज। देखिए हमारे देश में आप तो पढ़ चुके हैं कि टोटल राज्यों की संख्या जो है अभी 28 है। 28 स्टेट्स हैं हमारे देश में, लेकिन इन स्टेट्स के अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज की टोटल संख्या कितनी है? 8। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज कौन है, कैसे हैं? तो देखिए ये वो क्षेत्र हैं जो छोटे हैं। सबसे पहली बात, छोटे थे, राज्यों का दर्जा इनको नहीं दिया जा सकता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको अपने कब्जे में कर लिया। भाई ठीक है, हम ही देखभाल कर लेंगे इसके, क्योंकि ये छोटे हैं, इनको राज्य नहीं बना सकते हैं। ऐसे यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। एक यूनियन टेरिटरीज यहाँ दिल्ली, जो हमारे देश का कैपिटल भी है, तो कैपिटल है दिल्ली। यहाँ पर इधर दादर एंड नगर हवेली आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पुडुचेरी और भी जितने ये एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं जो डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। टोटल इनकी संख्या कितनी है? तो टोटल इनकी संख्या है 8। तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। These territories do not have the powers of a state। क्या इनको स्टेट के बराबर पावर दिया गया है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेट पावर नहीं रखते हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र है, इनका जो एक तरह से हम कहें अधिकार क्षेत्र है, वो राज्यों से थोड़ा अलग हट करके है। और इस पर कंट्रोल किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का कि सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। नाम से ही स्पष्ट है, यूनियन टेरिटरीज means territories ruled by union government। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपने इस चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए या फिर लाइवस्मिथ ऐप के डाउट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेश्चन करिए। हम लोग आपको पूरा सहयोग करेंगे कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।